हेलो गाइस, अपने पिछले वीडियो में मैंने लिमिट स्टेट डिज़ाइन के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और आज प्रारंभ कर रहा हूँ डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। तो इसका डिज़ाइन के क्वेश्चन प्रारंभ करने से पहले कुछ आईएस कोड के द्वारा दिए गए बेसिक रूल्स जो हैं उनके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। विड्थ ऑफ बीम, हमारी ये बीम अगर है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, ये बीम की चौड़ाई विड्थ कहलाती है और ये टोटल डेप्थ डी है। और ये यहाँ जहाँ से स्टील पड़ा होता है यहाँ से ये इफेक्टिव डेप्थ होती है। ये सिंबल तो आप परिचित हो चुके होंगे। इसके बारे में कोड की रिकमेंडेशंस है कि जो विड्थ चौड़ाई का मान है वो गहराई का 1/3 से 2/3 के बीच में लिया जा सकता है। इसको समझें, जितनी गहराई है उसका 1/3 या उसका 2/3 के मध्य में हम कोई भी चौड़ाई शीर्ष पर चुन सकते हैं। वैसे चौड़ाई के बारे में हम बता दें, बीम जो आरसीसी बीम होती हैं इनकी चौड़ाई मोस्टली, चूँकि ये बीम मोस्टली पिलर के ऊपर टिकाए जाते हैं और पिलर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो पिलर की चौड़ाई पर ही निर्भर करती है, इसलिए इसकी चौड़ाई में वेरिएशन बहुत ही सीमित है। इन मोस्ट केसेस में आपने देखा होगा कि 250 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर या 350 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा चौड़ी बीम जो है नहीं बनाए जाते हैं। स्पेशल केस में हो भी सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इन प्रैक्टिस जो है वो 250 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर या 350 मिलीमीटर की रेंज में ही इसकी चौड़ाई तय कर ली जाती है। फिर भी गहराई से इसका संबंध इस प्रकार से है। और गहराई का निर्धारण बीम का डिजाइन करने से पहले ही हमको बीम की गहराई की आवश्यकता पड़ती है। ये स्पान के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो स्पान बाई 12 से लेकर के स्पान बाई 15 तक हम इस गहराई को मान सकते हैं फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो इस तरह से ये गहराई के लिए बीम की गहराई हम यहाँ से चुन सकते हैं। L/D रेशियो अप टू, ये डिफ्लेक्शन में सुरक्षित रखने के लिए, विक्षेप में सुरक्षा की दृष्टिकोण से कि बीम हमारी डिफ्लेक्शन में फेल ना हो, उसके लिए स्पान ओवर इफेक्टिव डेप्थ का जो अनुपात है, ये अगर पार्ट 10 मीटर तक है, 10 मिलीमीटर या उससे कम का पार्ट है बीम का, उस केस में ये कोड के रूलिंग है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ये अनुपात 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस के लिए ये 26 और ये कैंटिलीवर के लिए ये 17 अनुपात दिया हुआ है। L/D रेशियो एबव द 10 मीटर, अगर 10 और 10 मीटर से अगर ज़्यादा का स्पान है तब ये अनुपात जो है, इस अनुपात का मान इन्हीं अनुपात में 10 बटे स्पान, जो एक्चुअल स्पान मान लीजिए 12 मीटर है, क्योंकि 10 से बड़ा है, तो 10 बटे 12 का गुणा प्रत्येक वैल्यू में कर लेंगे और उसी के सापेक्ष इसका मान जो है, जो अनुपात आएगा वो रेशियो हम चुन लेंगे L/D। इन नियम का अभी प्रारंभिक गणनाओं में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी जहाँ जिस क्वेश्चन में जिस जगह पर जो नियम प्रयोग होगा उस समय भी इनको डिटेल में समझा दिया जाएगा। इसके बाद जो मेन हमारा रूल आता है इफेक्टिव स्पान के बारे में। इफेक्टिव स्पान, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में लीस्ट ऑफ L+D अथवा L+D, यानी क्लियर स्पान। अब जैसे इसमें यहाँ फिगर से भी समझ सकते हैं, ये हमारी बीम है, ये सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है, ये क्लियर स्पान है। और ये तो इफेक्टिव स्पान कितना होगा, ये इफेक्टिव स्पान जो है या तो L+D
यानी क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इसको गणना करें। दूसरा क्लियर स्पान प्लस विड्थ, इसमें बी जो है ये सपोर्ट की चौड़ाई है, यानी ये दूरी जो है ये बी है। यहाँ पर आलम्ब पर टिकाव कितना है, ये सपोर्ट की चौड़ाई, इसी को जो है आलम्ब की चौड़ाई जो है ये बी कहलाती है। तो ये है एल प्लस बी निकालें, और एल इन दोनों में जो कम हो वही हमारा इफेक्टिव स्पान ले लिया जाता है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में है। और इधर कैंटिलीवर के केस में देखिए, ये हमारा पिलर है, पिलर के बाहर एक कैंटिलीवर बीम निकली हुई है। ये कैंटिलीवर बीम का क्लियर स्पान है, तो इसका जो इफेक्टिव स्पान लिया जाता है वो एल प्लस डी बाई 2 लिया जाएगा। इसको ध्यान रखें, ये एल प्लस डी बाई 2। इस केस में अगर ये कैंटिलीवर स्तंभ के ऊपर एक बाहर को निकला हुआ कैंटिलीवर है, तो इसका क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ का आधा, प्रभावी गहराई का हाफ, इसमें जोड़ करके तब ये हमारा इफेक्टिव स्पान इसका प्राप्त होगा। अगर हमारे यही कैंटिलीवर कंटिन्यू है, जैसे ये सपोर्ट है, इधर कैंटिलीवर बाहर को प्रोजेक्टेड निकला हुआ है, इसका प्रोजेक्शन का मान है किस कैपिटल एल, इधर हमारा दूसरे तरफ भी ये कैंटिलीवर आगे को कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे केस में जो यहाँ पर इफेक्टिव स्पान लिया जाता है वो कैपिटल एल प्लस स्मॉल बी बाई 2 लिया जाता है। इसमें बी क्या है, आलम्ब की चौड़ाई है, ये सपोर्ट विड्थ है, तो इसका हाफ इसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा क्लियर इफेक्टिव स्पान इसके लिए हो गया। तो ये इफेक्टिव स्पान कैंटिलीवर के केस में है, और ये है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। इसके बाद हम शुरू करते हैं रीइंफोर्समेंट इन बीम। मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के लिए आईएस कोड का एक फार्मूला है 0.85 BD बटे FY। किसी भी केस में तनन इस्पात का मान इस मात्रा से कम नहीं रखा जाता। आवश्यकता चाहे भले ही इससे कम की हो, फिर भी हम कम से कम इतना इस्पात तो हमको डालना ही होता है। ये कोड की रिकमेंडेशन है, कोड कहता है कि इससे कम इस्पात नहीं डालिए। तो ये मिनिमम लिमिट है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। जहाँ कहीं भी आप एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, फिर उसके बाद तुरंत आपको मिनिमम स्टील निकालनी होगी, और ये चेक करना होगा कि हमारा एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड जो है वो मिनिमम से कम तो नहीं है। अगर मिनिमम से ज़्यादा है तो फिर उतना ही डालेंगे, और अगर मिनिमम से कम है तो फिर मिनिमम तो अवश्य डालेंगे। ऐसे मैक्सिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट की वैल्यू होती है क्रॉस सेक्शन एरिया का 4%। इसको 4% को ही 0.04 लिखा हुआ है, 4% बी इंटू डी, यानी बीम का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बी चौड़ाई ये और डी कैपिटल ये है पूरा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का 4% जो है कम, इससे अधिक इस्पात नहीं डाला जाता। टेंशन जोन में जो स्टील डाला जाएगा इसका मान 4% से अधिक नहीं लेते। अगर ये कंप्रेशन एरिया में, कंप्रेशन जोन में है, तो कंप्रेशन जोन में मिनिमम स्टील की कोई लिमिट नहीं होती, ये 0 भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट वही है जो कि तनन में है। इसमें भी 4% से ज़्यादा, अगर ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम है जैसे यहाँ भी डालना हो, तो उस केस में इसका मान भी 4% से अधिक नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 0 भी हो सकता है। मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, इसके बाद हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के बारे में है, ये निम्न का जो है अधिकतम लिया जाता है। डाया ऑफ मेन बार, मुख्य छड़ का व्यास, यानी ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का मतलब है इन छड़ों के बीच में ये अंतराल कितना है। डाया ऑफ मेन बार अगर बराबर छड़ें हैं, डाया ऑफ लार्जर बार अगर अलग अलग व्यास की छड़ें, यानी जैसे ये समान व्यास की छड़ें हैं, तो फिर मेन बार का व्यास के बराबर ये बीच का गैप होना चाहिए, ये अंतराल है। और अगर इनमें से एक बड़े व्यास की है छड़, एक कम व्यास की है, तो फिर बड़े व्यास के बराबर ये अंतराल लिया जाता है। और ये है 5 मिलीमीटर मोर देन द नॉमिनल साइज, जो मिलावा मिलाया गया है उसका नॉमिनल साइज जो होगा उससे 5 मिलीमीटर अधिक जो है रखा जाता है। इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या हो उसी के बराबर अंतराल दो छड़ों के बीच में स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल रख देते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का मान जो होता है FE
250 के लिए 300 मिलीमीटर है, एफई 415 के लिए 180 मिलीमीटर है, और एफई 500 के लिए 150 मिलीमीटर है। ये सब कोड की रिकमेंडेशंस हैं। वर्टिकल स्पेसिंग, छड़ों के बीच में जो वर्टिकल स्पेसिंग है वो जरा इस फिगर में देख लें। ये छड़ें जैसे डाली गई हैं 2 लेयर में। टेंशन जोन में छड़ें ज़्यादा थी तो ये 2 लेयर में डाल दी गई, 3 छड़ें ये और 3 छड़ें इसके ऊपरी पंक्ति में, तो 2 पंक्तियां हो गई। इनके बीच में इनको अलग बनाए रखने के लिए एक छड़ डाली जाती है, इसको स्पेसर बार कहते हैं, यानी पृथककारी छड़। अब इनके बीच में जो ये गैप कितना रखा जाता है, ये वर्टिकल स्पेसिंग ये हुआ, दोनों के क्लियर स्पेसिंग। तो ये क्लियर स्पेसिंग के लिए रूल है कि लीस्ट ऑफ इन 3 संख्याओं का जो सबसे कम हो उतना लिया जाता है। तो यहाँ पर एक तो 15 मिलीमीटर, एक डाया ऑफ बार यानी छड़ का व्यास 15 मिलीमीटर, और तीसरा है कि नॉमिनल साइज ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट, यानी जो बड़े से बड़ा एग्रीगेट है उसका नॉमिनल साइज का 2/3। इनमें से जो सबसे कम हो उतना अंतराल इनके बीच में रखा जाता है। ये सब कोड के रूल है। इनकी आवश्यकता हायर लेवल पर पड़ेगी। अभी बिगिनिंग में आपको कम से कम इस स्पेसिंग की जरूरत नहीं होगी। स्पेसर बार ये आपने बता दिया, स्पेसर बार होती है, ये 1 मीटर के अंतराल पर छड़ों के बीच में डाल दी जाती है। तो ये कुछ बेसिक रूल हैं। बाकी जो रूल्स अभी और भी हैं वो क्वेश्चन में जिस जगह पर प्रयोग होंगे उसी जगह पर उनके बारे में डिस्कस कर दिया जाएगा। अब आते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन लिमिट स्टेट मेथड। तो पहला है टाइप 1। टाइप 1 प्रॉब्लम की पहचान क्या है? ऐसा क्वेश्चन जिसमें बीम की चौड़ाई दी गई हो, बीम की गहराई दी गई हो और बीम में कितना स्टील डाला गया है टेंशन जोन में, एरिया ऑफ स्टील वो दिया गया हो। यानी बीम के सारे डायमेंशन आपको पता है, उसकी चौड़ाई, गहराई और पड़ा हुआ स्टील। अब उसमें ज्ञात का क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, पूछा क्या गया है? पूछा गया है उसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी आघूर्ण जो है ये पूछा गया है, यानी एमयू आपको कैलकुलेट करना है। तो ये प्रॉब्लम जो है जिसमें एमयू निकालना होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है, ये टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम होती है। आपको थोड़ा सा ये सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम या डबली रिइंफोर्स्ड किसी तरह की बीम हो, इनके क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट में अवश्य बनाने होंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। क्योंकि बिना ये सोचे अगर आपने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप कहीं का फार्मूला कहीं पर लगा देंगे। तो पहले उसको पहचान लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार की समस्या है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसको लगाने का तरीका क्या है वो देख लें। तो अब जब इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें एमयू की आवश्यकता हो, तो इसके जो स्टेप हैं इसको सॉल्व करने के, सबसे पहले XU/D डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का रेशियो जो होता है ये ज्ञात कर लीजिए। ये फार्मूला हमने बताया हुआ है 0.87 FY इंटू AST बटे 0.36 FCK इंटू BD। तो पहला काम तो ये है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस भी हम इसको कह सकते हैं, या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और ये है हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XUmax/D। इसके लिए हमने ये फार्मूला बताया था, इस फार्मूले से आप ज्ञात कर लें या सीधे सीधे टेबल से ज्ञात कर लें। अगर स्टील का ग्रेड हमको डायरेक्ट मालूम हो तो हम उससे वैल्यू टेबल से भी नोट कर सकते हैं, इससे भी हल करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो आप अगर इसको इस फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो वही FY की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। जैसे ये माइल्ड स्टील हो तो FE का मान जो है 250 रख दीजिए, और FE 415 ग्रेड की स्टील हो तो उसमें 415 रख दीजिए, 500 ग्रेड की हो तो यहाँ 500 लिख दीजिए, तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों हम मान ज्ञात कर लेते हैं, ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगला स्टेप होता है कंपेयर देम, इन दोनों की फिर हम तुलना करते हैं। इनको जब तुलना करने पर हम ये क्या क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि XU/D इससे कम हो सकता है, यानी इसका मान लिमिटिंग से कम हो। अगर ये कंडीशन आती है
तब हमको mu जो है इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात करना होगा। mu इज इक्वल टू 0.87 F/AST इंटू D माइनस 0.42 XU। ये फार्मूला कल बताया था। तो ये जो mu का फार्मूला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, इसके द्वारा यहाँ ध्यान रखना होगा कि अंडर इनफोर्स है इसलिए स्टील प्रभावी होगी, इसीलिए स्टील वाला फार्मूला यहाँ यूज किया गया, जिसमें ये TU है, ये वैल्यू TU के बराबर है, इसीलिए TU का यूज किया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये अंडर इनफोर्स है और अंडर इनफोर्स में इसी का मान हमको ज्ञात होता है, क्योंकि ये अनुज्ञेय से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर ये कारण है इस फार्मूले के प्रयोग करने का। एक्चुअली यही लॉजिक यहाँ चेक करना होता है। अंडर में क्या है कि ये स्टील ही मुख्य होती है, क्योंकि स्टील में अधिकतम प्रतिबल होता है, तो स्टील से रिलेटेड या स्टील के में जो कुल बल है उसी के आधार पर ज्ञात किया गया mu का फार्मूला प्रयोग करेंगे। हमको इस कंडीशन के स्थान पर यह भी प्राप्त हो सकता है कि XU/D का मान XUmax/D से ज़्यादा हो। अगर ये ज़्यादा निकल के आता है उस केस में ये बीम क्या होगी, ओवर इनफोर्स्ड बीम होगी, यानी ओवर री इनफोर्स्ड। ये बीम कैसी होगी, ओवर इनफोर्स्ड। ये बीम कैसी होगी, अंडर इनफोर्स्ड। जब कम होता है तो अंडर इनफोर्स्ड होती है और ज़्यादा होता है तो ये ओवर इनफोर्स्ड होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं ये अंडर इनफोर्स्ड। क्वेश्चन में वहाँ लिखा हुआ डिटेल यहाँ थोड़ा संक्षेप में है। तो ये हमारा इस केस में फिर MUmax कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर ये देखिए कि जब ये ओवर इनफोर्स्ड बीम हो जाती है तो लिमिट स्टेट मेथड में ओवर इनफोर्स्ड बीम को अलाउ नहीं किया जाता, नहीं रिकमेंड किया गया है कि आप किसी भी दशा में ओवर इनफोर्स्ड बीम का डिजाइन करें। यानी उस केस में आपको बीम का दोबारा डिजाइन करना होगा। बीम केवल अंडर इनफोर्स्ड डिजाइन की जाती है या बैलेंस डिजाइन की जाती है, ओवर इनफोर्स्ड कभी भी डिजाइन नहीं की जाती। लेकिन अगर ये बीम ओवर इनफोर्स्ड है तो इसका जो प्रतिरोधी आघूर्ण है वो बैलेंस बीम के ही बराबर माना जाएगा, उससे ज़्यादा हम नहीं मानते, यानी उसको एक्सेप्टेबल नहीं है उससे ज़्यादा। यानी उसकी क्षमता केवल बैलेंस बीम का जो प्रतिरोधी आघूर्ण है उसी के बराबर इसको लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब बैलेंस बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पर mu लिखा था, यहाँ पर MUmax कर दो, ये बैलेंस के लिए हो जाएगा। और इसमें ये हम कंक्रीट में जो प्रतिबल Cu उत्पन्न हुआ था, कैपिटल Cu टोटल कंप्रेसिव फोर्स, उसके आधार पर ज्ञात किया गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला है। तो इसमें बल की जगह पर कंक्रीट में उत्पन्न बल रखा गया है 0.36 FCK इंटू XUmax इंटू B, यही हमारा Cu था। और इंटू लीवर आर्म, ये लीवर आर्म है, आपको सबको पता है, ये लीवर आर्म है, ये Cu है। तो इससे ज्ञात किया गया फार्मूला ही यहाँ पर प्रयोग होगा। इसमें अंतर यहाँ देखें, क्योंकि ये संतुलित खंड का लिया गया है तो यहाँ XU का मान XUmax के बराबर ही रखा जाएगा, क्योंकि जो XUmax वैल्यू होती है ये संतुलित खंड के लिए होती है, बैलेंस सेक्शन के लिए होती है। तो ये बैलेंस सेक्शन के लिए है, तो जहाँ भी XU है उसकी जगह पर XUmax वैल्यू रखेंगे और इससे जो हमें MU ज्ञात होगा वही MUmax कहलाएगा और यही ओवर इनफोर्स्ड बीम का MUmax होगा, क्योंकि ओवर इनफोर्स्ड बीम का जो MU होता है वो हमेशा MUmax से अधिक नहीं रिकमेंडेड है, इसलिए इस गुण को हम इतना ही कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा पहली टाइप का प्रॉब्लम हो गई। दूसरी समस्या पर विचार करें। टाइप 2, दूसरी में दो प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं, थोड़ा सा अंतर है, देखें ध्यान से। इसमें दिया क्या रहता है, बी डी और यानी बीम के साइज दिए रहते हैं दोनों, और इसमें आरोपित आघूर्ण दिया रहता है कि धरन के ऊपर कितना आघूर्ण लगाया गया है। तब पूछा क्या जाता है, रिक्वायर्ड क्या है। ये जो रिक्वायर्ड है यानी जो पूछा जाता है वो यहाँ पर लिखा है रिक्वायर्ड के अंतर्गत, एरिया ऑफ स्टील, छड़ में कितना छड़ स्टील डाला जाएगा तनन क्षेत्र में, उसकी मात्रा ज्ञात करनी होती है। तो ये है हमारा, एक्चुअली ये डिजाइन प्रॉब्लम कहलाती है।
पहली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने वाली प्रॉब्लम है और दूसरी डिजाइन प्रॉब्लम। डिजाइन प्रॉब्लम का मतलब है जो बीम का डाटा ज्ञात नहीं है उसे ज्ञात करना होता है, लोड पता होते हैं। तो लोड के आधार पर ही ये एमयू हमको मालूम है और एमयू और रिक्वायर्ड है हमारा एरिया ऑफ स्टील। ये तो हमारी पहली समस्या हुई। और दूसरे समस्या यहाँ पर देख लें टाइप 2B। इसमें अंतर क्या है कि केवल एमयू हमको पता है। अब हमको बीम की चौड़ाई, बीम की गहराई और एरिया ऑफ स्टील तीनों ही ज्ञात करने हैं। यहाँ पर बीम के ये तीनों चीज़ें ज्ञात करनी हैं। 3 चीज़ें ज्ञात हैं, बी, डी और एरिया ऑफ स्टील। ये 3 फैक्टर होते हैं डाटा जो बीम की जानकारी के लिए आवश्यक होते हैं। ये तीनों ही ज्ञात करने हैं, वो इस क्वेश्चन में है। और यहाँ पर ये दोनों दिए हुए हैं, केवल एरिया ऑफ स्टील ज्ञात करना। ये बेसिक इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस है। अब इनके डिजाइन स्टेप जरा एक बार देख ले शॉर्ट में। डिजाइन स्टेप इसमें एरिया ऑफ स्टील ज्ञात करना। सबसे पहले एक्सयू मैक्स ज्ञात करें, एक्सयू मैक्स बटे डी। ऊपर फार्मूला दिया है, आप उससे डायरेक्ट ज्ञात कर लें। फार्मूला इसका कोई चेंज नहीं है, या टेबल से डायरेक्ट नोट कर लें या। अब इसके बाद एमयू लिमिटेड, एमयू लिमिटेड की वैल्यू ज्ञात कर लें। एमयू लिमिटेड का हमने कल फार्मूला लिखाया था, डिफरेंट ग्रेड के लिए अलग अलग वैल्यू थी। क्यू यू इंटू बी डी स्क्वायर इंटू एफ सी के, ये था एमयू लिमिटेड का फार्मूला। और क्यू यू के 3 मान एक तालिका में दिखाए गए थे। अगर न ध्यान आ रहा हो तो कल वाला वीडियो फिर से देख लें, उसमें दिए हुए हैं वैल्यूज एमयू लिमिटेड ज्ञात करने के लिए। तो वो वहाँ से हम एमयू लिमिटेड का मान ज्ञात कर लें जो जिस ग्रेड का स्टील यहाँ पर प्रयोग किया गया हो। इसके बाद जब हम एमयू लिमिटेड ज्ञात कर लें, इधर हमको ये एमयू का मान क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपने ज्ञात कर लिया। अब हम एमयू और एमयू लिमिटेड की तुलना करते हैं। एमयू और एमयू लिमिटेड को कंपेयर करते हैं। जब इनको हमने कंपेयर किया तो कंपेयर करके हमारे पास निम्न कंडीशन प्राप्त होंगी। पहला, जब ये बराबर हों, यानी व्हेन एमयू इज इक्वल टू एमयू लिमिटेड। इक्वल से मतलब व्हेन एमयू इज इक्वल टू एमयू लिमिटेड। अगर ऐसा हो, ये दोनों बराबर हों, तब हम एमयू इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखें 0.87 FY/AST D माइनस 0.42 XU मैक्स, यानी संतुलित खंड के लिए जो इसका मान है उसको एमयू के बराबर रख देंगे। और ये एमयू बराबर जो है, अब एमयू तो यहाँ पर हमको ये ज्ञात वाला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है ये यहाँ रख देंगे। यहाँ पर देखिए FY स्टील का ग्रेड आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। एरिया ऑफ स्टील ये ज्ञात करना है। प्रभावी गहराई ये ज्ञात है, जैसा कि यहाँ बताया गया था कि ज्ञात है। और यहाँ पर एक्सयू मैक्स जो है ये आपने यहाँ पहले निकाल लिया है, तो ये एक्सयू मैक्स हो गया। सारी चीज़ें ज्ञात हैं, केवल एरिया ऑफ स्टील अज्ञात है। इसको सॉल्व करेंगे और एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसको एरिया ऑफ स्टील ज्ञात करने का एक हमारा ये भी तरीका हो सकता है, जो हमारा XU बटे D का फार्मूला था, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का जो फार्मूला क्या था, 0.87 FY/AST बटे 0.36 FC के BD। तो XU, क्योंकि हमने इसको संतुलित मान लिया है, तो XU की जगह XU मैक्स रख दो। XU मैक्स हमको यहाँ पता है, तो XU मैक्स रखते ही इसमें जो AST अननोन है बस ये ज्ञात हो जाएगा, और यही एरिया ऑफ स्टील हमें ज्ञात करना था। तो ये 2 मेथड हो गए, या तो इसके द्वारा ज्ञात करते हैं अथवा इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं। ये तो पहली कंडीशन था जब दोनों बराबर हो। अब सेकंड कंडीशन में देखिए, जब एमयू का मान एमयू लिमिटेड से कम हो। जब एमयू का मान एमयू लिमिटेड से कम होगा, उस केस में क्या मतलब है कि बीम हमारी कैसी होगी, फाइंड AST बाई दिस इक्वेशन, यानी ये अंडर इन्फोर्ड बीम होगी। इस केस में ये अंडर इन्फोर्ड बीम की तरह से बिहेव करेगी। और इसका मान फार्मूला जो है एमयू बराबर 0.87, देखिए फार्मूला यहाँ पर भी वही था, एमयू बराबर 0.87 FY/AST, 0.87 FY/AST इंटू D, और ब्रैकेट में 1 माइनस, बस यहाँ लिखने में थोड़ा फर्क कर लिया है कि D बाहर निकाल के लिख लिया है, इसमें D अंदर बना रहने दिया है।
डी बाहर निकाल लिया। अब डी बाहर निकाल के 1 माइनस, ये देखिए कुछ ड्राइव करने के बाद इसमें एक्स यू, ये एक्स यू के पदों में है और यहाँ पर एक्स यू का मान रख लिया गया था, तो ये फार्मूला आया था। इसको, इस फार्मूले को अवश्य याद रखें क्योंकि ज़्यादातर इसका प्रयोग करना पड़ता है हमको एक्स यू के पदों में। अगर हम, क्योंकि एक्स यू यहाँ ज्ञात नहीं है, एक्स यू हमने नहीं निकाला है, केवल एक्स यू मैक्स निकाला है, तो एक्स यू को एलिमिनेट करना पड़ता है। और इस फार्मूले में एक्स यू का मान जो है फार्मूले से सब्स्टिट्यूट करके ये एरिया ऑफ स्टील के पदों में हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया। इस तरह से एक एरिया ऑफ स्टील यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो ये हमारी एक कम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाती है। तो एम यू बराबर, ये इसमें एम यू ज्ञात है, एफ वाई ज्ञात है, डी ज्ञात है, बी ज्ञात है, डी ज्ञात है, एफ वाई और एफ सी के दोनों ज्ञात हैं, और ये ए एस टी। इस तरह से ए एस टी में इक्वेशन बन जाएगी और अगला केस बस यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। एम यू अगर इससे बड़ा हो देन रीडिजाइन द सेक्शन, इसके बाद सेक्शन को दोबारा ही डिजाइन करें। ये किसी भी कीमत में ओवर एनफोर्स बीम जो है अलाउड नहीं होती। टाइप 2B, इसमें हमको चौड़ाई और वो भी ज्ञात करनी होती है। तो इसमें गहराई का मान L/12 से लेके L/15 तक हम चुन सकते हैं। तो गहराई अगर हमने यहाँ से निर्धारित कर ली है तो चौड़ाई का मान जो है गहराई का 1/3 से 2/3, यानी इस आधार पर प्रारंभिक तौर पर बी और डी के मान हम ये ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा स्टेप हो गया। इसके बाद MU ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और MU लिमिटेड हम ज्ञात कर लेते हैं। MU लिमिटेड जो है ये हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये MU लिमिटेड इन दोनों को बराबर कर देते हैं। बराबर करके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो इफेक्टिव डेप्थ है वो रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ, आवश्यक प्रभावी गहराई, इसकी गणना कर लेते हैं। तो ये आवश्यक गहराई की यहाँ पर गणना कर, इसके बाद हमने शुरू में जो गहराई मान रखी थी वो इतनी मान रखी है। यहाँ पर आवश्यक गहराई कुछ दूसरी संख्या निकल के आएगी। अब हम इस प्रोवाइडेड डेप्थ और रिक्वायर्ड डेप्थ, प्रोवाइडेड डेप्थ और एंड रिक्वायर्ड डेप्थ, इनकी तुलना करेंगे। अगर हमने यहाँ मानी हुई गहराई जो है हमारी वो आवश्यक गहराई से ज़्यादा है, तब हम मानी हुई गहराई को ही चुन लेंगे। हम ये मान लेंगे उतनी ही गहराई की बीम हमको बनानी है, क्योंकि ऐसा करने से ये बीम अंडर इनफोर्स हो जाती है, अंडर री इनफोर्स हो जाती है। और अगर ये मानी हुई गहराई रिक्वायर्ड डेप्थ से कम है तो उस केस में ये ओवर इनफोर्स बीम हो जाती है और इसको हमें दोबारा ही डिजाइन करना पड़ता है। सो दिस कंडीशन इज नॉट अलाउड। आगे फिर हम अगले स्टेप में अगर डी प्रोवाइडेड बड़ा हो, यानी ये पहला वाला केस, तो अंडर इनफोर्स होगा। देन फाइंड AST बाई MU इक्वल टू 0.87 F/AST D इंटू, यही ऊपर जो फार्मूला लिखा था पिछले वाले में, बिल्कुल सेम वही फार्मूला यहाँ लिख करके इसमें AST आ जाएगा। इसको सॉल्व करके एरिया ऑफ स्टील ज्ञात कर लेंगे। लेकिन एक तीसरी कंडीशन भी है कि अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, डी प्रोवाइडेड और डी रिक्वायर्ड आपस बराबर हों, तो उसमें खाली XU की जगह XU मैक्स रख लो ऊपर वाले फार्मूले में, जहाँ कहीं भी आया हो XU इक्वल टू XU मैक्स, उसी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक प्रोसीजर थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 200 मिलीमीटर बाई 400 मिलीमीटर इफेक्टिव सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम हैज 16 mm डाया 4 बार्स इन टेंशन, यानी 16 मिलीमीटर व्यास की 4 छड़ें तनन में डाली हुई हैं। ये इसका साइज दिया हुआ है बीम का। यहाँ पर ये यहाँ ध्यान दें, बीच में ब्रैक जो इफेक्टिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये गहराई जो है प्रभावी गहराई है, ये कुल गहराई नहीं है 400, ये प्रभावी है। इसलिए आपको प्रभावी गहराई अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं, ये धरन की चौड़ाई होगी। यूज M20 एंड MFE 415 ग्रेड कंक्रीट एंड स्टील। तो M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज करिए और FE 415 ग्रेड की स्टील यूज करेंगे। फाइंड MR, तो
तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, यानी ये टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई। आप पहचाने एमआर जिसमें ज्ञात करना होता है वो टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम है, और इसके जो स्टेप दिए हैं उसी के अनुसार इसमें कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले वो डाटा नोट कर लीजिए कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। स्मॉल बी इज इक्वल टू 200 मिलीमीटर, कैपिटल डी इज इक्वल टू 400 मिलीमीटर, एरिया ऑफ स्टील बराबर 4 छड़ें कितनी हैं 16 मिलीमीटर व्यास की, तो ये 4 छड़ें हो गई, और 16 मिलीमीटर व्यास की छड़ का एरिया जो है वो 201 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ये अलग से तालिका में आपको वहाँ से देख सकते हैं, और नहीं तो फिर π/4 d स्क्वायर वाले फार्मूले से भी आप निकाल के रख सकते हैं। ये दोनों ही तरीके हैं, या तो टेबल से देख के रख लिए, यहाँ हमने टेबल से नोट कर लिया है 16 मिलीमीटर व्यास की छड़ का एरिया। तो 4 गुणे 201 यानी 804 मिलीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया ऑफ स्टील हो गया। FCK चूंकि M20 ग्रेड की कंक्रीट है, इसलिए कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वही होती है जो इसके आगे ये संख्या लिखी होती है। तो ये FCK की वैल्यू जो है ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, इसका मान 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। इसी तरीके से स्टील का ग्रेड हमारा कितना है Fe 415 है, तो ये स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं इसको। तो Fy जो है का मान 415 न्यूटन पर mm। तो ये गिवन डाटा हो गए। अब उसमें देखिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पहले आपसे ज्ञात करवाई गई थी। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने के लिए फार्मूला था XU/D बराबर 0.87 FYAST बटे 0.36 FCK BD। ये फार्मूला है, ये फार्मूले आपको कंठस्थ करने होंगे, तभी आप जैसे ही ध्यान आए कि हमको ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस करनी है, ये फार्मूला आप तुरंत लिख दें। जब ये फार्मूला आप तुरंत लिख देंगे, बस इसमें ये देखें क्या क्या वैल्यू है। Fy का मान 415 दिया हुआ है, FCK का मान 20 दिया हुआ है, AST आपने 804 यहाँ निकाल लिया है, B 200 मिलीमीटर है, और कैपिटल स्मॉल d का मान 400 यानी इफेक्टिव डेप्थ। तो सारे डाटा ज्ञात हैं, सॉल्व होकर के 0.504 आ गया। तो ये अनुपात जो है 0.504 हो गया। इसके बाद का स्टेप था लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी होगी। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए एक हमने फार्मूला बताया था XU/D बराबर 700/1100 प्लस 0.87, और ये Fy को की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली डायरेक्ट 415, और इसका मान 0.48 हो गया। तालिका में Fe 415 के लिए डायरेक्ट XU/D का मान 0.48 दिया हुआ है। तो आप इस ग्रेड के लिए 415 ग्रेड की स्टील के लिए XU/D का मान 0.48 याद भी कर लें साथ ही साथ, वरना और न भी याद करेंगे तो इससे भी हमारी वही वैल्यू निकल आएगी। हम इसका फार्मूले का प्रयोग बिना किए हुए डायरेक्ट ये बराबर इतना लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में ये लिखना है Fe 415 के लिए। अब इसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, XU/D और XU/D। इसको जब हमने कंपेयर किया तो जरा देखिए ये अनुपात कितना है 0.504 है, और ये कितना है 0.48 है। तो ये बड़ा हुआ, ये छोटा हो गया, इसका मतलब XU/D जो है XU/D से बड़ा आया। जब हम ये दो संख्याएं कंपेयर करेंगे तो क्या निकला XU/D XU/D से बड़ा है, इसलिए हमारा सेक्शन इज ओवर इनपुट। तो सेक्शन कैसा हो गया ओवर इनपुट। जब ये सेक्शन ओवर इनपुट हो गया तो इसमें तुमको तुरंत सेंटेंस लिखना होगा IS कोड हैज नॉट रिकमेंडेड ओवर इनपुट सेक्शन, यानी इसने अति प्रबलित खंड की संस्तुति नहीं की है। फिर भी इसका MU का अगर ज्ञात करना हो, फिर भी इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर ज्ञात करना हो तो वह संतुलित खंड के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के ही बराबर लिया जाता है, इसलिए MU लिमिटेड ज्ञात करेंगे हम। तो MU लिमिटेड जब हम ज्ञात करेंगे तो ये फार्मूला 0.36 FCK XU/max, यानी XU जहां कहीं भी आएगा इस फार्मूले में उसकी जगह XU/max रखते चलेंगे, तो ये लिमिटेड के लिए हो जाएगा XU/max इंटू B ब्रैकेट में D इंटू 0.42 इंटू XU/max। बस केवल XU की जगह पर XU रख दिया, बाकी हमारा फार्मूला वही है, और इसके द्वारा हमको इसमें सारी वैल्यूज पता है। यहाँ एक बात है, XU/max की वैल्यू क्या रखेंगे, हमें XU/max
की वैल्यू रखेंगे 0.48 इंटू डी। ये अनुपात बराबर इतना है, इसलिए एक्स यू मैक्स बराबर क्या हुआ 0.48 इंटू डी, और डी का मान 400 दिया है। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय यहाँ देखिए इसका जब मान सब्स्टिट्यूट किया गया है डी का, तो ये रखा है। तो इस पॉइंट को मिस न करें, न खाली अनुपात रख दें और क्वेश्चन गलत हो जाए। बाकी यहाँ पर डी भी मालूम है, बी भी मालूम है, सारे पद मालूम है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये हमारा न्यूटन एमएम में निकल के आएगा। इसको बाद में आप किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो न्यूटन एमएम से किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 6 डिजिट पीछे दशमलव को हटा दीजिए, तो ये हमारा किलो न्यूटन एमएम में ज्ञात हो जाता है। यही हमारा एमयू लिमिटेड या प्रतिरोधी आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा, सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 इफ टोटल डेप्थ ऑफ बीम इज 500। यानी बाकी सारे डाटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ही ले लिए हैं, केवल उसकी गहराई जो वहाँ 400 मिलीमीटर थी अब यहाँ पर 500 मिलीमीटर है। इसमें फर्क क्या हो गया है कि ये 500 मिलीमीटर टोटल डेप्थ है। दिस इज द टोटल डेप्थ, नॉट इफेक्टिव। बस इतना केवल चेंज है। अब जरा देखिए फिर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या क्या परिवर्तन आ जाएंगे, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो इफेक्टिव कवर पर विचार करें। यहाँ देखें, ये मान लो हमारी बीम यहाँ तक कंप्लीट होके आ गई, और ये टोटल तुमको यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। ये हमारा बॉटम में स्टील पड़ा हुआ है, 16 मिलीमीटर व्यास की 4 छड़ें पड़ी हैं, तो ये 4 छड़ें डाल लो। तो 4 छड़ें पड़ी हुई, इसके सेंटर से नीचे तक का जो है ये इफेक्टिव कवर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कवर, आवरण, प्रभावी आवरण। तनन इस्पात के केंद्र से धरन की तली तक कुल गहराई। इसे ज्ञात करने के लिए स्टील के नीचे शुद्ध कंक्रीट का आवरण ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड नॉमिनल कवर। देखिए पुरानी किताबों में और नई किताबों में थोड़ा सा यहाँ चेंज हो गया है। पुरानी बुक्स में पहले इसको क्लियर कवर नाम दिया गया था, कोड ने अब इसको नॉमिनल कवर का नाम दिया है। यानी शुद्ध कंक्रीट का आवरण जो है उसको नॉमिनल कवर कहते हैं। यानी इसमें स्टील के बिल्कुल बाहरी सिरे से शुद्ध कंक्रीट की मोटाई जो है ये नॉमिनल कवर के नाम से जानी जाती है। तो ये नॉमिनल कवर हो गया, और इसके लिए अलग से तालिकाएं कोड ने दे रखी हैं डिफरेंट। फिर भी ये 25 मिलीमीटर से सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में कम नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर ये 25 mm हमने ले लिया। तो ये नॉमिनल कवर हमने मान लिया 25 मिलीमीटर। इसके बाद ये जो छड़ है वो 6 mm की मान ली, छल्ला रिंग पड़ी होगी, वर्टिकल स्ट्रप्स हैं, कर्तन के लिए डालने पड़ते हैं। ये 6 मिलीमीटर की मोटाई है, तो इसकी मोटाई 6 मिलीमीटर ये जोड़ ली, और प्लस ये जो मुख्य छड़ है 16 मिलीमीटर व्यास की, इसका आधा 8 मिलीमीटर व्यास, ये 8 मिलीमीटर व्यास और जोड़ लिया। तो सेंटर तक की कुल गहराई कितनी हो गई, 25 + 6 + 8, ये हो गया 39 mm। इसको हमने राउंड अप कर लिया, यानी इसको कम नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कवर ज़्यादा रखा जा सकता है, कम के लिए प्रतिबंध होता है कि कवर इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको आगे की ओर बढ़ाते हुए 40 पूरा मान लिया। तो अब इफेक्टिव डेप्थ निकालिए। ये हमारा 40 ये हो गया, 500 ये था, 500 में से 40 घटा दीजिए तो कितना बचा, 500 में से 40 कम कर दीजिए तो ये हो गया 460 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसके बाद जब हमने ये निकाल ली, अब XU/D डेप्थ, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया ऐसे ये करना, XU/D निकाला, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अब आ गई तुम्हारी 0.438। जरा इन दोनों क्वेश्चन में एक बार थोड़ा कंपेयर भी कर लें। यहाँ आपने XU/D जो निकाला था ये कितना निकल के आया था, 0.504। यहाँ गहराई कितनी थी, 400 मिलीमीटर की।
इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ इफेक्टिव डेप्थ कितनी है? 460 मिलीमीटर, यानी 400 की जगह 460 इफेक्टिव डेप्थ हो गई। तो हमारा ये अनुपात घट के 0.438 हो गया। तो ये परिवर्तन हुआ है बीम की गहराई बढ़ा देने का। ये गहराई 0.438 हो गई। अब हम लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू मैक्स बटे डी, इसका मान डायरेक्ट एफ 415 के लिए 0.48 हम नोट कर लेते हैं। फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब जरा देखिए, ये और ये, अब इनमें से कौन सा बड़ा है? अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो इस केस में क्या हुआ? एक्स यू बटे डी ये लेस देन एक्स यू मैक्स बटे डी हो गया। और जब ये इससे कम होता है तब बीम कैसी होती है? देन बीम इज अंडर रिइंफोर्स्ड। उस केस में बीम अंडर रिइंफोर्स्ड होती है। और अंडर रिइंफोर्स्ड बीम केस के लिए जो एमयू का मान निकाला जाता है वो है 0.87 FYAST। ध्यान दें, ये स्टील वाले फार्मूले से निकाला गया है। 0.87 FYAST इंटू डी माइनस 0.42 XU। बस इसमें से अब यहाँ पर जो XU का मान रखा जाएगा वो कौन सा रखा जाएगा? यही XU जो निकाला है आपने, XU बटे डी, इससे। तो XU का मान कितना रखा गया है? 0.438 इंटू 460, यानी इसमें डी का गुणा करके यहाँ वैल्यू ये रख देंगे। बस ये बाकी सारे पद ज्ञात हो गए। इसको सॉल्व किया, ये इतना आ गया। इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट किया, 108.96 किलो न्यूटन। यानी कंपेयर करें, पिछले क्वेश्चन में गहराई 400 मिलीमीटर थी बीम की, हमारा टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया था 88 किलो न्यूटन, और 400 की जगह पर 460 मिलीमीटर प्रभावी गहराई हो गई। तो ये 88 की जगह पर 108.96 किलो न्यूटन पर मीटर इसका टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन और आज डिस्कस करते हैं। फाइंड AST, एरिया ऑफ स्टील याद करना है। और ध्यान दें कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें एरिया ऑफ स्टील याद करना होता है। किसमें? इन 300 मिलीमीटर बाई 505 मिलीमीटर इफेक्टिव RCC बीम। ये बीम के दोनों साइड वो डायमेंशन दिए हुए हैं, ये चौड़ाई दी है, ये इफेक्टिव डेप्थ दी है। तो जब इफेक्टिव डेप्थ ज्ञात हो, ये ज्ञात हो, एरिया ऑफ स्टील याद करना हो, इधर MU का मान जो है, ये M का मान 140 किलो न्यूटन मीटर ये दिया हुआ है। यूज M20 एंड FE 415 ग्रेड स्टील, ये सब ग्रेड का प्रयोग करना है। क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहले गिवन डाटा नोट कर लिए। B बराबर 300 मिलीमीटर, D बराबर 550 मिलीमीटर, FCK बराबर 20, FY बराबर 415। अब डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट, ये है बेंडिंग मूवमेंट। यहाँ पर देखिए, ये जो M बराबर दिया हुआ है 140 किलो न्यूटन मीटर, ये एक्चुअली क्वेश्चन में ही लिखा होगा कार्यकारी आघूर्ण लिखा हो, वर्किंग लिखा हो, तो ये हमारा सिंपल M होता है। M बराबर 140 किलो न्यूटन मीटर में ये दे रखा है वैल्यू। यहाँ पर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है लिमिट स्टेट में। तो लिमिट स्टेट में जब हम डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लिया जाता है। तो 1.5 से इस M में जब गुणा करेंगे तब ये MU ज्ञात होगा। तो ये MU ज्ञात करने के लिए ये हमारा डिजाइन मूवमेंट है, डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट। तो MU इज इक्वल टू 1.5 इंटू M। तो M 140 है, 140 में 1.5 से गुणा करें तब ये MU ज्ञात होगा 210 किलो न्यूटन मीटर। अब हम ये MU हमारा अब ज्ञात होगा। इसके बाद XU मैक्स बटे D हमने डायरेक्ट टेबल से ही FE 415 के लिए 0.48 नोट कर लिया, यही आता है वैल्यू। फिर MU लिमिटेड का मान कैलकुलेट किया। MU लिमिटेड का मान जब कैलकुलेट किया हमने तो 0.36 FCK इंटू XU मैक्स बटे D 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बटे D इंटू ये हमने दूसरा लिखा है, अथवा करके नहीं, एक फार्मूला दिया हुआ था XU मैक्स बटे D के पदों में, XU मैक्स बटे D के पदों में। तो
तो ये है उस फार्मूले को इस रूप में लिखे जिसमें बी डी स्क्वायर बाहर निकला हुआ हो। ये हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो बी डी स्क्वायर इंटू एफ सी के ये अलग रहा, और इसको जो हमने सॉल्व किया तो 0.138 बी डी स्क्वायर एफ सी के। और फ्रॉम द टेबल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमने निकाला था, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए टेबल बताई थी कल। उस टेबल में ये मान दिए थे एफ 415 ग्रेड के लिए कि जो क्यू यू होता है गुणांक, यहाँ पर क्या था, क्यू यू बी डी स्क्वायर इंटू एफ सी के, ये था एम यू मैक्स। तो क्यू यू का मान जो है 0.138 आएगा 415 ग्रेड के लिए। ऐसे हर तीनों ग्रेड होते हैं, एफ 250, एफ 415 और एफ 500, तीनों के लिए इनके मान अलग अलग याद रखें। 500 के लिए 133 है। तो ये हमारे वैल्यू जो है हम डाटा याद भी कर सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन करने के बाद ये याद भी हो जाएंगे। तो ये एम यू लिमिटेड हमने सॉल्व करके यहाँ पे निकाला है, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एम यू लिमिटेड की अब हमने वैल्यू पूरी सॉल्व कर ली। बी का मान चूंकि दे रखा है 300, डी का मान भी 550 दे रखा है, और एफ सी के भी 20 दिया हुआ है। ये भी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, इसका मान आ गया इतने न्यूटन मिलीमीटर, और ये बराबर 250.5, इसको किलो न्यूटन मीटर में हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद फिर हम वही एम यू जो दिया गया है और एम यू लिमिटेड, इनकी तुलना करते हैं। एम यू और एम यू लिमिटेड की जब हम तुलना करेंगे तो जरा देखिए एम यू कितना है। एम यू जो है हमारा 210 किलो न्यूटन मीटर है। इधर एम यू लिमिटेड कितना है, एम यू लिमिटेड 250 है, तो वो 210 है, ये 250 है, तो एम यू कम हुआ। इसका मतलब एम यू इज लेस देन एम यू लिमिटेड। अगर एम यू लिमिटेड से कम है तो उस केस में बीम कैसी होगी, अंडर इनफोर्ड होगी। तो बीम अंडर इनफोर्ड होगी, और अंडर इनफोर्ड बीम के लिए एरिया ऑफ स्टील किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, वही पीछे भी बता चुका हूं। एम यू बराबर 0.87 एफ वाई ए एस टी डी, ब्रैकेट में 1 माइनस एफ वाई बटे एफ सी के ए एस टी बटे बी डी। बस इसमें आपको सारी वैल्यू, ये इधर के सारे पद ज्ञात हैं। एफ वाई का मान 415, इसका मान 20, और एरिया ऑफ स्टील ये तो ज्ञात करना है, यहाँ पर ये भी ज्ञात करना है, ये सब, और एस टी अननोन है। अब जरा देखिए, जरा इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्टील ज्ञात कर रहे हैं। ये हाँ, यहाँ देखिए, इसमें हमने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर ली। सब्स्टिट्यूट करने के बाद एरिया ऑफ स्टील जो है यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह है, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एरिया ऑफ स्टील में। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ स्टेप के बाद हमको ये समीकरण प्राप्त होगी, ए एस टी का होल स्क्वायर माइनस इतना ए एस टी प्लस इतना। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ए एस टी बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फार्मूला है। बस उसी फार्मूले का यूज करते हुए यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्व करने में एक विशेष बात का ध्यान ये रखा जाएगा कि जब यहाँ अंडर रूट के पहले जो प्लस माइनस चिन्ह होता था, वहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं लिया जाना है, आपको केवल माइनस का चिन्ह ही लेना है, क्योंकि प्लस के चिन्ह लेने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो स्टील की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि यहाँ पर सार्थक नहीं है। केवल माइनस वैल्यू से ही सार्थक मान प्राप्त होता है। तो हम केवल माइनस वैल्यू, हमने माइनस चिन्ह लिया, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया, और ये वैल्यू आ गई हमारी एरिया ऑफ स्टील बराबर 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने बताया था कि जहाँ कहीं भी एरिया ऑफ स्टील आप ज्ञात करेंगे, उसके साथ ही मिनिमम स्टील जो आईएस कोड के द्वारा दी गई है, फार्मूला एस बराबर 0.85 BD बटे एफ वाई। इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 0.85, बी का मान 300 दिया है, डी का मान 550 दिया है, और एफ वाई का मान 415 है। इसको सॉल्व किया तो ये 338 मिलीमीटर स्क्वायर आया। हमारा एरिया कितना निकल के आया, 1256 मिलीमीटर, और ये मिनिमम स्टील कितना है, 338 है। तो हमें यहाँ चेक क्या करना था कि जो एरिया हमारा निकल के आया है वो इससे कम ना हो किसी कीमत में।
तो यहाँ पर ये कम नहीं है, हमारा स्टील मिनिमम से ज़्यादा है, ये मिनिमम से ज़्यादा ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कैलकुलेशन से प्राप्त मान इससे कम हो गया होता तो फिर हमें कम से कम इतना इस्पात तो अवश्य ही डालना पड़ता। ये होता है इसको चेक करने का पर्पज। इसलिए कितना एरिया स्टील प्रोवाइड किया जाएगा, एरिया ऑफ स्टील विल बी 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, यही हमारा इसका आंसर है। तो आज हम ये 3 एग्जाम्पल ही डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आवश्यकता होगी तो मैं कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, वरना अगला चैप्टर डबली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में हम अगला वीडियो आपको पेश करेंगे। थैंक यू।